अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेटिव मोशन लिक्विड और कंटेनर के बीच में नहीं था। लिक्विड और कंटेनर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं, पहले समझ लो कि हाइड्रोस्टैटिक क्या है और हाइड्रोडायनामिक क्या है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? कंटेनर का रुका रहना कि कंटेनर का चलना? नहीं, कंटेनर का रुका रहना भी है और कंटेनर का चलना भी है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है कि लिक्विड कंटेनर के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। जैसे आपने पढ़ा था कि कंटेनर को ऊपर उठा के ले गया, लेफ़्ट में दौड़ाया, राइट में दौड़ाया, चल तो रहा था कंटेनर, प्रेशर आ रहा था, एच रो जी प्लस ए जी माइनस ए सब आपने देखा है, वो सब हाइड्रोस्टैटिक था। अब अगर लिक्विड और कंटेनर के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए तब वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोडायनामिक। और कंटेनर और लिक्विड के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो तो क्या है? हाइड्रोस्टैटिक। मान लो कोई आपसे पूछ ही ले कि हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक में क्या अंतर है। आप पढ़ के गए, बोले तुम्हारा पढ़ना बेकार है, तुम यही नहीं जानते कि हाइड्रोस्टैटिक क्या है और हाइड्रोडायनामिक तो क्या मतलब है। आप बोलोगे लिक्विड रेस्ट में हो तो भी सही नहीं है, लिक्विड मोशन में भी हो सकता है, लेकिन जिसमें वो रखा है उसके रेस्पेक्ट में मोशन नहीं होगा। मतलब रिलेटिव मोशन, मोशन से नहीं मतलब है, रिलेटिव मोशन से मतलब है। तो हाइड्रोडायनामिक का मतलब है रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड, फ्लूइड माने लिक्विड, बिटवीन लिक्विड एंड ट्यूब। ट्यूब भी हो सकता है और कंटेनर भी हो सकता है। लिक्विड और कंटेनर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो जाए तो उसे हम लोग हाइड्रोडायनामिक कहते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि रिलेटिव मोशन हो जाए बिटवीन लिक्विड एंड ट्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो ऑफ फ्लूइड। तब इसका मतलब क्या हुआ? फ्लूइड का हम क्या पढ़ेंगे? फ्लो पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड में मोशन आ गया। फ्लूइड में मोशन आ गया मतलब अपने फ्रेम से आगे पीछे चलने लगा, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड हो गया। अब फ्लो ऑफ फ्लूइड में अब कितने टाइप का है? अब टाइप पढ़ना है। टाइप में दो होगा। एक होगा कि किसी ट्यूब में जो लिक्विड का फ्लो है वो जहाँ से लिक्विड आ रहा है उस सोर्स पे डिपेंड करेगा, और दूसरा है कि ट्यूब के शेप पर डिपेंड करेगा कि ट्यूब कैसा है। जैसे मैं एग्जांपल पहले समझाऊं, यहाँ पे टाइप में जैसे मान लो मैंने कोई ट्यूब ले लिया, मैंने ये ट्यूब ले लिया, अब बच्चों इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। अब इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम इसमें कौन सा चीज़ निकालेंगे? मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि फ़्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या चीज़ फ़्लो कर रहा है? मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, एक मास फ्लो रेट होगा, एक वॉल्यूम फ्लो रेट होगा।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्यूब में कौन सा चीज़ नहीं बदलेगा, मास फ्लो रेट की वॉल्यूम फ्लो रेट? हाँ, वॉल्यूम फ्लो रेट। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री है, मान लो, या यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री है और यहाँ पे टेम्परेचर 70 डिग्री है। पाइप एक ही है, 0 डिग्री से चलकर और 70 डिग्री में जाना है। अब जहाँ पे और हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला 0 डिग्री पर, तो जब 70 डिग्री पे वही पानी निकलेगा तो 1 ही लीटर रहेगा कि 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा? जोर से बताओ। 1 ही लीटर रहेगा, 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वॉल्यूम तो बदल गया, तो वॉल्यूम फ्लो रेट तो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर 1 किलोग्राम पानी होगा तो उधर से निकलेगा तो 1 ही किलोग्राम होगा। इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है? मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट जो है इसकी प्रॉपर्टी है, तो मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट होगा। अब मास फ्लो रेट, मास का मतलब है dm अपान dt, dm बाई dt बराबर कांस्टेंट हुआ। अब मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया A इंटू डी एल और डेंसिटी माने रो अपान डी टी बराबर कांस्टेंट हो गया। अब बच्चों डी एल अपान डी टी माने वेलोसिटी, तो ए रो भी बराबर कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर हमने मान लिया, यहाँ पे एजम्पशन है, मान लिया जाए, इधर लिखता हूँ, अगर ये मान लिया जाए कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ऐसा मान लेते हैं या ऐसा सवाल में देते हैं, और आपका सिलेबस यही है, जैसे आप पढ़ के सिलेक्शन लेने जा रहे हैं उसमें यही है कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और जब टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो डेंसिटी नहीं बदलेगा, और जब डेंसिटी नहीं बदलेगा तो A इंटू वी नहीं बदलेगा और ए वी कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो Q बराबर ए वी बराबर कांस्टेंट। इसलिए आपने जो बोला था वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं बदलता, इसीलिए बोला था क्योंकि आपने यही पढ़ा है, आपके स्कूल के गुरुजी लोग यही पढ़ाए थे कि वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं बदलता। अब क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि वहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या मानते हैं? कांस्टेंट, इसलिए नहीं बदलता। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। वॉल्यूम फ्लो रेट पूछेगा तो A इंटू वी करेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब बच्चों एक लाइन फिर लिखेंगे इसी के आगे। अब अगर वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं बदलता तो इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किताब में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है एरिया और वेलोसिटी का मल्टीपल ना बदले। इसका मतलब वेलोसिटी और एरिया में रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ट्यूब का एरिया अगर हम बढ़ाते जाएं तो उसमें जो पानी का फ्लो है, वेलोसिटी, जो उसमें पानी का वेलोसिटी है, लिक्विड का वेलोसिटी है, वो क्या होगा? घटेगा। तो ये इसका ग्राफ है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक इक्वेशन हो गया, अब इस पे हम सवाल लेंगे, लेकिन इधर कुछ पढ़ा रहा था, पहले उसको बता दूं तब शुरू करो। बच्चों हो गया? तो ये पहला आपका एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। एक फ्लूइड मैकेनिक्स का, हाइड्रोडायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ख़त्म हो गया। A इंटू वी बराबर कांस्टेंट अगर टेम्परेचर ना बदले तब। एक कहानी समाप्त हो गई। अब थोड़ा
जो मैंने लिखा था टाइप, इन्हीं सब को समझकर हम टाइप को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तैयार हैं सब लोग? हाँ चलो बच्चों, अब इधर ज़रा सुन लो। देखो, अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे को देना था वो ये था कि हमने किसी एक पॉइंट, इसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया और ये यहाँ से x दूरी पर, और ये पॉइंट P है। इसी P पॉइंट को हमने देखा और इधर से लिक्विड इसमें इंटर कर रही है और इधर बाहर जा रही है। अब जब आने वाला जो फ्लूइड है Q, अगर ये Q समय के साथ बदल रहा है, मतलब कभी 10 लीटर आता है, कभी 8 लीटर आता है, कभी 5 लीटर आता है, वॉल्यूम फ्लो रेट बदल रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। ऐसा हो सकता है कि कोई ट्यूब से पानी आ रहा है और पानी कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा है मान लो। तब यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, एट पोजीशन x, जो हमने पोजीशन x लिया है, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी समय के साथ बदलेगा ना। अब अगर समय के साथ बदलेगा तो वेलोसिटी का पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट माने 0 नहीं होगा, मतलब समय के साथ बदल रहा है। प्रेशर भी, ये P माने प्रेशर है, अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो प्रेशर भी बदल रहा है, प्रेशर भी बदल रहा है तो ये भी 0 नहीं होगा। और Q बदल रहा है, अगर हम dQ/dt करें, यहाँ पे देखो D है, वहाँ पे डेल है, यहाँ पार्शियल है और यहाँ पे मेन डिफ्रेंशिएशन है, और ये भी 0 नहीं होगा। अगर ऐसा कोई घटना दे दे कहीं पर भी, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कोई भी दे दे, P प्रेशर है, तो उस फ्लो को हम लोग कहते हैं नॉन स्टडी फ्लो या अनस्टडी फ्लो। तो ये कौन सा फ्लो हुआ? नॉन स्टडी फ्लो हुआ। अब नॉन स्टडी फ्लो जान लो आप, पर हमें नॉन स्टडी फ्लो पढ़ना नहीं होता। हमें कौन सा फ्लो पढ़ना होता है? स्टडी फ्लो पढ़ना होता है। अब ये नॉन स्टडी फ्लो हो गया। अब बच्चों दूसरी बात सुनो, अब ऐसे लिखते जाना, जैसे मैंने लिखूं वैसे लिखना, आप भी लिखना वैसे। अब देखिए, जैसे दूसरी बात क्या है उसको सुना रहा हूँ। अब मैंने ये पाइप ले लिया, ये पाइप ले लिया, और एक पाइप ये ले लिया। अब देखो 2 पाइप ले लिया। यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 है, यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 है, 2 पॉइंट है। इसमें जो फ्लूइड आ रहा है Q, इसमें जो फ्लूइड आ रहा है Q, और हमने ये लिखा है कि जो Q है वो समय के साथ नहीं बदलता, मतलब फ्लो रेट इसका कांस्टेंट है। तो अगर हम dQ/dt कहेंगे तो ये 0 होगा। तो बच्चों ये कौन सा फ्लो हो गया? अनस्टडी की स्टडी। अब ये कौन सा फ्लो हो गया? स्टडी फ्लो हो गया। अब कहीं पे भी वेलोसिटी निकालोगे तो वो भी टाइम के साथ नहीं बदलेगा, प्रेशर निकालोगे तो भी टाइम के साथ नहीं बदलेगा। तो ये फ्लो को हम कहेंगे स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो।
अब स्टडी और अनस्टडी फ्लो मतलब बहुत छोटा छोटा बात आता है। आप अगर ध्यान से क्लास को पढ़े रहे ना तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब क्लास में बैठे रहते हैं तो मन जो है इधर उधर चलता रहता है, और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहीं बैठ के वो सब जानते रहते हैं कि मैंने पढ़ते समय क्या किया है। उसी दिन याद आता है और बड़े कायदे से याद आता है, हर लेक्चर की बात याद आती है कि जब इस समय सर पढ़ा रहे थे तो मैं ये काम कर रहा था, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो ये सब इसलिए ध्यान से देखते रहा करो, सुनते रहा करो। ये स्टडी फ्लो हो गया, इसमें टाइम के साथ कुछ बदलेगा नहीं। अब अगर हम यहाँ पे निकालें एट पोजीशन, एट पोजीशन x, कोई पोजीशन ले लो, और अगर हम लिखें कि डेल वी अपान डेल टी तो क्या आएगा? 0 आएगा। प्रेशर का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये कौन सा फ्लो हो गया? सब स्टडी फ्लो हो गया। ये तो यहाँ लिख दिया स्टडी फ्लो की बात कर लिया, ये भी स्टडी फ्लो, ये भी स्टडी फ्लो। अब थोड़ा एक बात सुनो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 0.1 और 0.2, और यहाँ पे मैंने लिया है 0.3 और 0.4, दो पॉइंट यहाँ लिया, 2 पॉइंट वहाँ लिया है। अब यहाँ पे लिक्विड का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे लिक्विड का फ्लो हो रहा है। ये जगह x1 है और ये जगह x2 है। बताइए 0.1 पर जो भी वेलोसिटी है वो समय के साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? स्टडी फ्लो में बदलेगा या नहीं बदलेगा? पहले फिर से, पहले ज़ोर से बोलो, पहले सुनो और तब बोलो। मैंने कहा कि स्टडी फ्लो है तो 0.1 पर समय के साथ वेलोसिटी लिक्विड का बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, क्या बोले? बदलेगा। कितने लोग बता रहे हैं? फिर से सुनिए, आप कान खोल के सुनिए, दिमाग खोल के सुनिए। मैंने कहा स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो किसे कहते हैं? जिसमें वॉल्यूम फ्लो कांस्टेंट रहता है। और मैं केवल एक पॉइंट का नाम लिया है 1 का। अब यहाँ पे सुबह 6 बजे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो सुबह 6 बजे 2 मीटर पर सेकंड थी। अब इस समय 10 बजे क्या 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? अगर स्टडी है तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बताओ उस 0.1 पे वेलोसिटी समय के साथ बदला? अभी आप तो बता रहे बदलेगा। समय के साथ बोल रहा था, नहीं बदलेगा। समय के साथ नहीं बदलेगा तभी तो स्टडी है, और अगर समय के साथ बदल जाए तब स्टडी कैसा? अब स्टडी का मतलब समय के साथ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर सुनो, अब अगर हम विथ पोजीशन स्टडी फ्लो है और उसको हम पोजीशन के साथ देखेंगे, विथ पोजीशन। अब बताओ 1 पे V1 है और V2 है, तो V1 और V2 अलग अलग होगा कि इक्वल होगा? अलग अलग होगा। जो स्पीड V1 होगा वो हरदम V1 होगा, यहाँ जो V2 होगा वो हरदम V2 होगा। लेकिन V1 और V2 अलग अलग होगा कि नहीं? और यहाँ पे निकालोगे V3, ये भी अलग हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो है यहाँ पर किसके साथ बदल रहा है? टाइम के साथ नहीं, पोजीशन के साथ। यहाँ पे प्रेशर बदल रहा है टाइम के साथ नहीं, पोजीशन के साथ। ये पोजीशन के साथ बदल रहा है। और अगर यहाँ पे हम निकालें डेल वी अपान डेल एक्स तो नॉन जीरो होगा, और अगर यहाँ पे निकालें डेल पी अपान डेल एक्स वो नॉन जीरो होगा। प्रेशर भी बदल रहा है पोजीशन के साथ, वेलोसिटी भी बदल रहा है पोजीशन के साथ। तो बच्चों ऐसा फ्लो जिसमें ये घटना हो रही है उस फ्लो को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन या इरेगुलर या नॉन रेगुलर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रेगुलर फ्लो। तो नॉन रेगुलर फ्लो हो गया यहाँ पे हो गया। इधर हम देखते हैं, अब इस साइड में देखते हैं, फिर बताना है आप ही को बच्चों। पॉइंट
अगला केस है, ये वाला ट्यूब लिया जो दूसरा वाला 0.3 और 4, 3 और 4 में। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी v3 है और यहाँ पे v4 है, मान लो लिख दिया, तो v3 और v4 अलग अलग होगा कि इक्वल होगा? इक्वल होगा। अब चाहे यहाँ x1 है और चाहे यहाँ x2 है, x1 और x2 तो अलग अलग है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी v1 नहीं v3, इसे x3 का दो, इसे x4 का दो, ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, तभी अंतर समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम x3 इज नॉट x4, लेकिन v3 बराबर क्या है? v4, p3 बराबर क्या है? p4। इसका मतलब वेलोसिटी को पोजीशन के साथ हाँ ना ही फंक्शन है, प्रेशर भी पोजीशन का फंक्शन नहीं है, जीरो है। और अगर जीरो है तो इस फ्लो को हम कहते हैं रेगुलर फ्लो। तो किसे कहोगे फ्लो रेगुलर? जान गए, ये रेगुलर फ्लो है। अब ये रेगुलर फ्लो और नॉन रेगुलर फ्लो दोनों में अंतर है। अब बच्चों ये बताओ, रेगुलर और इरेगुलर किस पे डिपेंड करता है? सोर्स जहाँ से आ रहा है फ्लूइड उसके वॉल्यूम फ्लो पर या ट्यूब की ज्योमेट्री पर? इस पर, ट्यूब की ज्योमेट्री पे। यही एग्जाम में आता है। रेगुलर और नॉन रेगुलर फ्लो किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम फ्लो रेट जो आ रहा है वो कम ज़्यादा हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा या ट्यूब के ज्योमेट्री पर, ट्यूब के शेप पर? तो रेगुलर और नॉन रेगुलर ट्यूब के शेप पर डिपेंड करता है। अगर रेगुलर ट्यूब है तो रेगुलर फ्लो, और नॉन रेगुलर ट्यूब है तो नॉन रेगुलर फ्लो। बड़ा सिंपल सी बात हो गई। और अगर पानी जहाँ से आ रहा है वो समय के साथ बदल रहा है तब वो नॉन स्टडी हो गया, और समय के साथ नहीं बदल रहा है तो स्टडी हो रहा है। तो स्टडी और नॉन स्टडी, पानी आ रहा है सोर्स पे डिपेंड करेगा, और रेगुलर और इरेगुलर ट्यूब की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो स्टडी नॉन स्टडी किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स। और रेगुलर और नॉन रेगुलर डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। याद रहेगा ये बात याद रहना। और ये जो इक्वेशन लिखा है उसे समझते रहना। वही इक्वेशन ही पूछ लेता है। ये जो जेई मेंस वाले हैं, जेई एडवांस वाले, जेई मेन और एडवांस में मैथ पूछता है, और नीट वालों में मैथ नहीं, थ्योरी पूछता है कि सोर्स पे कौन डिपेंड करता है, ट्यूब पे कौन डिपेंड करता है, कौन रेगुलर है, कौन नॉन रेगुलर है, कौन स्टडी है, कौन नॉन स्टडी है। ये बेसिक बात है। यही आईआईटी और नीट की तैयारी में अंतर होता है। आपको जो आईटी के बच्चों को जो भी बताया जाता है मैथमेटिकल, और नीट के बच्चों को जो बताया जाता है वो ज्योमेट्रिकल। तो एक में ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है माने नीट, और मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन माने आईआईटी। सिलेबस वही दोनों का होता है, पढ़ाने का तरीका बदल जाता है बस। समझ आया मेरी बात? अब चलिए बच्चों यहाँ से थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब आपका ये काम तो हो गया। अच्छा, वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला एक बार पढ़ के सुना दो। हैं? मैं बोल रहा हूँ सुना दो, बोल रहा हूँ नहीं सुनाऊँगा। वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी। हाँ, A1 V1 बराबर A2 V2, मतलब AB बराबर कांस्टेंट। आइए एक सवाल लगा लो, बड़ी देर से बैठे हो, मुंह बंद करके क्वेश्चन लगाओ। बच्चों आप लोग बहुत मेहनत करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा लाना है, और इसीलिए पढ़ रहे हो। रिजल्ट बहुत अच्छा लाना, सही से पढ़ के जाना, जितना जितना बोलता जाऊँ उसे सुनते जाना। जब पेपर देखोगे, फिजिक्स का पेपर सामने आएगा, तो आपको बड़ा खुशी मिलेगा कि मैं जितना भी सर कहानी जैसा सिखा रहे थे, बोल रहे थे, वही सब भरा हुआ है। वही सब भरा है, जिसे हम बोलते रहते हैं, वही सब पेपर में भरा रहता है। और उसी पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल होते हैं, थ्योरेटिकल। बस ध्यान से पेपर पढ़ना, हड़बड़ी में नहीं, कॉन्फिडेंस में। इसलिए पेपर पढ़ना कि आपने पढ़ा है और आप डिजर्व करते हो, आप सिलेक्शन लेंगे और आप उसके लिए डिजर्व करते हो, और आपके लिए क्वेश्चन लिखा है और टीचर ने लिखा है, और जिस टीचर ने लिखा है वो बहुत पहले पढ़ा था, और इसके बाद वो आप जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाते,
वो बहुत पहले पढ़े थे, और वो पेपर देने के लिए आप जैसे उनको पढ़ना पड़ा है। तो जो एक दिन आप जैसे पढ़ा है और जो रोज़ पढ़ा रहा है, तो ब्रेन स्किल तो उसी का ज़्यादा होगा जो रोज़ पढ़ा रहा है। हाँ, एक दिन पढ़ने वाला कितना अच्छा पेपर बना सकता है, इसलिए उनका पेपर अच्छा नहीं होता। फिर आपके सवाल गलत कैसे होते हैं? आप डर जाते हो, जैसे डर जाते हो, डर जाने की वजह से दिक्कत हो गई। आप डर गए, आप घबरा गए, आप मान के बैठे थे कि हमारे से हम गलत करेंगे, आप मान के बैठे थे कि हम गलत करेंगे, इसलिए आपने गलत कर लिया। जैसे एक लोग थे, उनको बोला गया कि तुम्हारा 3:40 पे फांसी की सज़ा है। अब 3:39 हो गया, और इसके बाद वो उसको मान लिया गया कि उसको फांसी हो जाएगा, उसको गोली से मार दिया जाएगा। और सब लोग 3 लोग गोली बंदूक ले खड़े थे, 3 लोगों को मारना था, और 3 लोगों को खड़ा कर दिया और बोला गया 3:40 पे। और जैसे ही, और उसके बाद उसने आँख बंद कर लिया कि अब तो मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद फिर जैसे ही 3:40 पे घंटा बजा, वैसे ही एक आदमी भागते हुए आया कि बोला इन सबको मारना नहीं है, मारना नहीं है। लेकिन एक आदमी 3:40 पे जैसे ही घंटा बजा वैसे गिर गया, और गिर गया क्योंकि वो मान लिया था कि उसको मार दिया जाएगा। और इसके बाद वो मर भी गया, और मर भी गया, बिना मारे ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था। जैसे कोई सर्प को देखा, वो काटेगा नहीं, लेकिन देख के भागता है, डर जाता है और हार्ट अटैक कर जाता है लोगों का। वो क्या है? डर। आप अगर डर निकाल दीजिए तो आप संसार पे विजय पा सकते हैं, दुनिया पे विजय पा सकते हैं। डर निकाल दीजिए। जैसे बोला जाता है कॉन्फिडेंस में आ जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस में आ जाइए। तो इसलिए जब भी पेपर सॉल्व करिए तो आप जान लीजिए कि दिया हुआ क्वेश्चन पेपर जिसने दिया है, आपको पढ़ाए हुए टीचर से उसका लेवल, केवल उस टीचर का जिसने आपको पढ़ाया है उसका 20% लेवल उसके पास है। उस लेवल वाला इंसान ने पेपर बनाया है जो खुद पढ़ने लायक है, और आप बहुत विद्वान हैं, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ये मान के चलिए, देखिए आपको पेपर आसान लगेगा कि सब आसान था, लेकिन आप पहले से डर जाते हैं, आप पेपर को ही नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ें मन से निकालिए, और जो बचे हुए टाइम है उसमें इसी का प्रैक्टिस करिए, और यही सोच के हर पेपर को देखिए। आप जब पेपर उठाए तो यही सोचिए कि आज मैं पूरा पेपर लगाऊंगा, कौन सा पेपर दे देंगे, सब पढ़ें वही तो आएगा। सब आसान दिया होगा, ज़रा देखते हैं। और ये ढूंढो कि देखें कौन सा मेरे मुश्किल सवाल कोई कर पाता है। देखते हैं इस टीचर में कोई काबिलियत है पेपर बनाने वाले में, कि मेरे से ज़्यादा अच्छा इसके पास ज्ञान है क्या। देखिए ज़रा, आप ऐसे चैलेंजिंग ले लीजिए, देखिए आप पूरे 100% कर जाएंगे, पूरा कर जाएंगे। दिमाग आपका ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आँख खुल जाएगा। और अगर डर आ जाए तो आँख बंद हो जाता है, डर में आँख बंद हो जाती है। और अगर निडर हो जाए तो आँख खुल जाती है। और आँख खुल के एग्ज़ाम दोगे तो अच्छा करोगे, आँख बंद करके एग्ज़ाम दोगे तो अपने आप खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, जान लो। एग्ज़ाम माने साइकोलॉजिकल, एकदम साइकोलॉजी होती है, कुछ नहीं होता, केवल साइकोलॉजी होती है। बाकी बहुत आसान होता है। देखिए आप वही जब एग्ज़ाम घर पे आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप याद आ जाते हैं, बहुत सारे। अगर उतने क्वेश्चन आपको जितने याद आ गए, अगर आप उतना उसमें दे दिए होते तो आपके 700 के आसपास नंबर छू जाता, जो 400 पे रह गए। मतलब बिल्कुल दूने का अंतर कर देता है, ये जान लीजिए। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। तो चलिए, मैं जो बात बता रहा था कि आप बड़ी देर से शांति बैठे हुए हैं, एक सवाल लगा लीजिए। बच्चों, ये कोई पाइप है और इस पाइप से पानी का फ्लो हो रहा है। इसका एरिया ए बराबर मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। अब जब पानी यहाँ से चलेगा, पानी गिरेगा, नीचे जाएगा, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो जो पानी का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो उतना ही रहेगा कि और बढ़ेगा कि और घटेगा? और घटेगा। जब देखो पानी ऊपर से नीचे आने लगता है तो धार पतली होती चली जाती है। अब यहाँ पे वही घटना है कि जब ये नीचे जाने लगेगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लगातार घटना शुरू होगा।
अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और ये वाला A2 हो गया बच्चों। A2 हो गया 1/5, A2 हो गया 1/5 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपसे सवाल में ये पूछा है, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा। क्या पूछा है? वॉल्यूम फ्लो रेट। ये पानी इधर ऐसे जा रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा। और ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ कितना नीचे जाने के बाद, ये मैं दे देता हूँ 5 मीटर नीचे आने के बाद। तो 5 मीटर नीचे जब पहुँचा तो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से A2 हो गया। तो पूछा है कि बताइए वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है। यही सवाल आता है पेपर में, समझ लो। यही सब टीचर पूछते हैं, यही उनके बुद्धि में पहले आता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट बच्चे बताएं। अब ये वॉल्यूम फ्लो रेट आपको निकालना है, एरिया में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करना है। निकालिए। देखिए मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ, सुनो। 5, हाँ देखिए अभी कुछ 2 लोग आंसर बता रहे हैं। हाँ देखता हूँ, निकालता हूँ। सब लोग बच्चों, सब लोग ध्यान सुनो। वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक आपको एरिया चाहिए और दूसरा वेलोसिटी चाहिए। 2 चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी मैंने V1 माना और यहाँ पे मैंने V2 माना। अब वॉल्यूम फ्लो रेट जो आंसर है A1 V1 बराबर A2 V2 होगा। अब या तो V1 आ जाए तो भी आ जाएगा और V2 आ जाए तो भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। अब ना V1 पता है ना V2 पता है, निकालेंगे ज़रूर।